अब हम लोग पढ़ रहे हैं उत्प्रेरक का प्रभाव अभिक्रियाओं की गति पर रासायनिक बल गतिकी में कुछ आखिरी चरणों में चैप्टर चलता हुआ, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अभिक्रियाओं की गति पर उत्प्रेरक का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, राइट। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए बच्चों कि उत्प्रेरक क्या होता है, राइट। किन पदार्थों को उत्प्रेरक कहते हैं और इनका बेसिकली अभिक्रिया में क्या योगदान होता है, अभिक्रिया की कार्यविधि को ये किस तरह से प्रभावित करते हैं, ये सारी बातें आज हम लोग बात कर रहे होंगे किसमें, उत्प्रेरक का प्रभाव में, राइट। इम्पोर्टेंट हिस्सा है। आज पिछले कुछ सालों में इस सेक्शन से सवाल आने की प्रायिकता बढ़ गई है, सवाल आए भी हैं, तो आपको इसे अच्छे से ध्यान में देकर पढ़ना चाहिए। कभी कभी कुछ कन्फ्यूजन बच्चों में हो जाता है कि क्या है क्या नहीं है, वो भी हम यहाँ पर इस लेक्चर के माध्यम से सारे डाउट दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो उत्प्रेरक होता क्या है। तो उत्प्रेरक कोई भी पदार्थ हो सकता है, किसी भी अभिक्रिया में उपस्थित कोई भी पदार्थ, वो अभिकर्मक या उत्पाद के अलावा अन्य कोई पदार्थ हो सकता है, या कभी कभी अभिकर्मक या उत्पाद ही उस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य कर सकते हैं, राइट। किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक की बहुत अधिक मात्रा की आवश्यकता नहीं होती, बहुत थोड़ी सी मात्रा में उपस्थित होने पर ही वो पदार्थ उत्प्रेरक का काम कर सकता है, ठीक। तो उत्प्रेरक बेसिकली ऐसे पदार्थ जिनकी अल्प मात्रा, राइट, में उपस्थिति अभिक्रिया की गति को प्रभावित, अभिक्रिया की गति या हम कहें तो दर को प्रभावित करती हो, क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहे जाते हैं। अब मैंने कहा गति को प्रभावित करती हो, सॉरी, गति को प्रभावित करती हो, ये मैंने कहा। मैंने ये नहीं कहा कि गति बढ़ाती हो या घटाती हो। प्रभावित करने में दोनों चीजें आ गई, बढ़ाना और घटाना। तो ऐसे पदार्थ जिनकी अल्प मात्रा में उपस्थिति गति को बढ़ाए उन्हें कहते हैं धनात्मक उत्प्रेरक, और जिनकी अल्प मात्रा में गति को घटाए उन्हें कहते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो गति के प्रभावित से क्या मतलब है, दो तरह के उत्प्रेरक हो गए हमारे पास। कौन कौन से, एक गति को बढ़ाने वाले, दूसरे गति को घटाने वाले, ठीक। गति को बढ़ाने वाले, तो गति को बढ़ाने वालों को बोला जाता है धनात्मक उत्प्रेरक। क्या बोला जाता है, धनात्मक उत्प्रेरक, या केवल इन्हें उत्प्रेरक भी बोल दिया जाता है, धनात्मक शब्द हटा दे, क्योंकि उत्प्रेरक में ही उत्प्रेरणा देने वाला, राइट। तो ऑटोमेटिकली उत्प्रेरणा इज अ पॉजिटिव वर्ड, तो इसलिए हम केवल उत्प्रेरक भी यूज कर सकते हैं। अब क्योंकि उत्प्रेरणा देने वाला उत्प्रेरक, राइट, ऐसा एक पॉजिटिव वर्ड है, तो हम ऋणात्मक के लिए हमें ये शब्द नहीं यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले तो गति को घटाने वाला यानी क्या हो गया, ऋणात्मक उत्प्रेरक, ठीक। अब क्योंकि उत्प्रेरक शब्द हम नहीं इस्तेमाल कर सकते, इसलिए हम इसके लिए कुछ अलग शब्द इस्तेमाल करते हैं। क्या, अभिक्रिया विष यानी जहर, या फिर हम इस्तेमाल करते हैं अवरोधक, अभिक्रिया अवरोधक, इनहिबिटर इंग्लिश में बोलेंगे, ठीक। तो शब्द हमने अलग अलग कर दिए, ठीक। यानी पॉजिटिव कैटलिस्ट, धनात्मक उत्प्रेरक को तो हम केवल उत्प्रेरक कहेंगे, और नेगेटिव कैटलिस्ट को हम अभिक्रिया विष या अवरोधक कहेंगे, ठीक। क्यों हमने ये काम किया, क्योंकि उत्प्रेरक एक अफर्मेटिव शब्द है, पॉजिटिव शब्द है, इसलिए हमने अलग अलग नाम दे दिए और इस तरह की बात। अब सवाल उठता है कि सर आपने ये तो बोल दिया कि कोई भी पदार्थ बहुत थोड़ी मात्रा में जब अभिक्रिया की गति को प्रभावित कर रहा हो तो वो उत्प्रेरक कहलाता है, बढ़ाएगा तो पॉजिटिव उत्प्रेरक या उत्प्रेरक, और घटाएगा तो नेगेटिव उत्प्रेरक या अवरोधक या अभिक्रिया विष कहलाएगा। नामकरण हो गया।
ठीक, लेकिन ऐसा क्या करता है कि जिससे गति प्रभावित हो जाती है, किस वजह से ये गति को प्रभावित कर देता है, राइट। तो उसके कार्यविधि के बारे में या प्रॉपर्टीज़ के बारे में जब हम बात करें तो ये सारी बातें हमें जानने को मिलेंगी। आइए एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं, ठीक। तो जब हम इनके बारे में बात कर रहे हैं, कैटलिस्ट की प्रॉपर्टीज, एक्शन ऑफ कैटलिस्ट, किस तरह से कैटलिस्ट काम करता है, इस बारे में जब हम बात करने जा रहे हैं तो एक एक करके हम इन सारी बातों को लिख रहे होंगे। सबसे पहले कैटलिस्ट करता क्या है, तो कोई भी उत्प्रेरक अभिक्रिया को एक अन्य कार्यविधि से भी संपन्न करवाता है। और वो अन्य कार्यविधि से संपन्न करवाने की वजह से क्या होता है कि अगर वो कार्यविधि कम देहली ऊर्जा के वाली है तो सक्रियण ऊर्जा घट जाएगी, और अधिक देहली ऊर्जा वाली है तो सक्रियण ऊर्जा बढ़ जाएगी। इस वजह से क्या होता है, हमारे पास सक्रियण ऊर्जाएं परिवर्तित हो गई। सक्रियण ऊर्जाएं परिवर्तित हो गई तो दर या तो घट गई या बढ़ गई। किस तरह से, तो मैं इसे चित्र से बताना चाहूंगा आपके सामने। आइए चित्र बनाकर देखते हैं। तो ये मैंने वही डायग्राम बनाया है कल जो ऊर्जा चित्रण में हम लोग बात कर रहे थे। यहाँ पर मैंने फिर से एक ग्राफ बना दिया है। सबसे पहले मैं सरल अभिक्रियाओं के लिए एक ग्राफ बना रहा हूँ, फिर हम जटिल के लिए बात कर सकते हैं। तो पता है कि ये है। अब उत्प्रेरक, या तो ये बिना कैटलिस्ट वाला ग्राफ है। उत्प्रेरक ने क्या किया कि अभिकर्मकों से उत्पाद बनाने का एक नया रास्ता, जो मैंने इस तरह की लाइन से दर्शाया है। एक और नया रास्ता हो सकता है जो इस तरह की लाइन से दर्शाया जा सकता है। ठीक, ये हमारी कहानी है। अब अगर हम जरा ध्यान से बात करें तो ये जो दोनों डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, ये उत्प्रेरणीय अभिक्रिया पथ है और ये अनुत्प्रेरणीय अभिक्रिया पथ है। अब अगर हम ध्यान से देखें इस वाले की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए अनुत्प्रेरणीय अभिक्रिया पथ की जब हम बात कर रहे हैं तो मैं ग्राफ थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। ये तो हो गई ई थ्रेशोल्ड बिना कैटलिस्ट वाली। अब अगर हम इनकी बात करें तो ये जो ई है, ये है ई थ्रेशोल्ड कैटलिस्ट वाली, और ये भी है ई थ्रेशोल्ड कैटलिस्ट वाली। ठीक, एक ज़्यादा है और एक कम है। तो अब आपको अपने आप पता लग रहा है कि जब देहली ऊर्जा स्तर बढ़ गया तो ये कौन सा कैटलिस्ट होगा, नेगेटिव, और जब घट गया तो ये कौन सा हो गया होगा, पॉजिटिव। क्यों भाई, अगर सक्रियण ऊर्जा स्तर देहली ऊर्जा स्तर बढ़ा दिया तो सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता भी अधिक है, और सक्रियण ऊर्जा अधिक हो गई तो के कम हो गया, के कम हो गया तो दर घट गई, यानी ये नेगेटिव वाला है। और ये जो मैंने बनाया ये क्या हो गया, पॉजिटिव वाला। तो क्या कहा कि उत्प्रेरक अभिक्रिया को एक अन्य कार्यविधि, देखो सफ़ेद वाला जो सॉलिड लाइन आपको दिख रहा है वो है बिना उत्प्रेरणीय कार्यविधि। ये डॉटेड लाइन जो दिख रही है आपको, ये है उत्प्रेरणीय कार्यविधि बदल दिया। अब जब कार्यविधि बदलेगा तो बच्चों ध्यान से देखो, या तो देहली ऊर्जा स्तर अधिक देहली ऊर्जा स्तर वाले से कराएगा या कम देहली ऊर्जा स्तर वाले से कराएगा। अधिक वाले में सक्रियण ऊर्जा अधिक हो जाएगी, इसका मतलब दर घट जाएगी, और कम वाले में सक्रियण ऊर्जा कम हो जाएगी, इसका मतलब दर बढ़ जाएगी। राइट, अब जरा ध्यान से देखना ये बेसिकली कर क्या रहा है। तो मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको इसको समझाता हूँ। देखिए, हमारे पास एक शहर है जो पहाड़ के दूसरी तरफ है और हम पहाड़ के इधर हैं। हमें जब भी शहर जाना होता है वो पूरा पहाड़ चढ़ के जाना होता है। इसका मतलब ये मेरा सॉलिड लाइन जो सफ़ेद रंग से आपको दिख रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब हमने दो इंजीनियर को बुलाया, ठीक, और ये कहा कि भैया हमें शहर जाने का एक अच्छा रास्ता बनाकर दीजिए। दोनों इंजीनियर ने अलग अलग सुझाव दिए। क्या, एक ने कहा कि एक काम करो, पुल के ऊपर एक पहाड़ के ऊपर एक
बड़ा सा पुल बना दो ताकि आप आराम से जा सकेंगे किसी भी व्हीकल से। दूसरे ने कहा कि एक काम करो, पहाड़ के भीतर सुरंग बना दो, ठीक, ताकि आप आराम से बिना पहाड़ को चढ़े जा सकते। अब जरा ध्यान से देखिए, जिस इंजीनियर ने पुल बनवाया उसने पहाड़ को भी खत्म कर दिया, क्योंकि पहाड़ पर पुल के पिलर आ गए, ठीक। यानी मैं कुछ ऐसी बात कर रहा हूं कि ये मेरा पहाड़ था, एक ने तो कहा कि पिलर खड़े करके पुल बना दीजिए ताकि हम आराम से जा पाएंगे, और एक ने कहा कि एक काम करिए सुरंग बना दीजिए। तो जिसने ये पुल बना दिया उसने तो पहाड़ भी खत्म कर दिया, पहाड़ का रास्ता भी ब्लॉक कर दिया। और पुल क्योंकि आपका अधिक ऊंचाई पर है तो उस पर जाना वैसे भी मुश्किल हो गया। जबकि ये सुरंग वाले की अगर हम बात करें तो इसने पहाड़ को ना डिस्टर्ब किया ना कुछ, बस बीच से खुदाई करके यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया। तो कहानी क्या है? कहानी ये है कि कौन से इंजीनियर ने अच्छा सुझाव दिया। तो सुझाव ये है कि ये है पहाड़ अपनी जगह है, अंदर से रास्ता बन गया, हम यहाँ से जाकर तो जो लोग पहाड़ नहीं चढ़ पा रहे थे उनके लिए रास्ता है। पुल बनाने वाले ने तो जो पहाड़ नहीं चढ़ पा रहे थे उनको, और साथ साथ जो पहाड़ चढ़ पा रहे थे उनके लिए भी ऊंचाई बढ़ा दी, यानी उसका रास्ता बेकार हो गया। इसका मतलब इसने, इस पुल बनाने वाले ने इधर जाना असंभव कर दिया, इसीलिए नाम दिया गया अवरोधक या अभिक्रिया विष। जबकि इस सुरंग बनाने वाले ने पहाड़ को अपनी जगह रखा, और पहाड़ पर चढ़कर भी जा सकते हो आप और यहाँ होकर भी जा सकते हो, इसका मतलब दोनों रास्ते हैं। तो एक अन्य कार्यविधि से, इसीलिए इसे बोला गया उत्प्रेरक, यानी इसने अभिक्रिया को कराया। तो हमारे लिए उत्प्रेरक का मतलब क्या है? जो सुरंग बनाता हो, यानी कुछ इस तरह की कहानी की बात करता हो, राइट। तो अब हमने ये कहा कि उत्प्रेरक वही है जो देहली ऊर्जा स्तर, कम देहली ऊर्जा स्तर या निम्न देहली ऊर्जा स्तर से अभिक्रिया कराए। इसका मतलब ये जो ग्राफ हमने बनाया हुआ है ऊपर वाला, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए उत्प्रेरक वही होगा जब वो एक कम देहली ऊर्जा या कम सक्रियण ऊर्जा वाली कार्यविधि से अभिक्रिया को संपन्न कराए। तो एक अन्य कार्यविधि से संपन्न कराता है, और इस अन्य कार्यविधि में क्या है? ऐसी कार्यविधि जिसमें, अब आपको पता है यहां पर होता है सक्रियत संकुल या संक्रमण अवस्था, जिसमें सक्रियत संकुल एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट संक्रमण अवस्था का ऊर्जा स्तर अनुत्प्रेरणीय को अगर आप लिखेंगे इंग्लिश में तो इट इज अनकैटलाइज्ड। अनुत्प्रेरणीय ऊर्जा स्तर, अनुत्प्रेरणीय अभिक्रिया के ऊर्जा स्तर से थैंक यू बच्चों। आप सब लोग हमारे वीडियोस देख रहे हैं। आप अगर इन वीडियोस के थ्रू एनरोलमेंट चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें वीडियोस के साथ साथ डाउट सॉल्विंग और मॉड्यूल वगैरह भी रिक्वायरमेंट होते हैं, तो वो आप अपने प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करके, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको ज्वाइन करके वहाँ एनरोलमेंट करके पा सकते हैं। कम होता है, यानी आप ऐसी कार्यविधि से संपन्न करा रहे जिसमें सक्रियत संकुल का ऊर्जा स्तर अनुत्प्रेरणीय अभिक्रिया के ऊर्जा स्तर से कम होता है। ये हमारे पास पहली कहानी आ गई। इसीलिए इसका मतलब इसने क्या घटा दिया? तो उत्प्रेरक क्या करता है? एक नई कार्यविधि से एक अन्य कार्यविधि से अभिक्रिया को संपन्न कराता है, जहां पर ETH मैथमेटिकली लिखें तो ETH कैटलिस्ट इज लेस देन ETH अनकैटलिस्ट। ये हमारी मैथमेटिकल इक्वेशन हो गई कि कैटलाइज्ड उत्प्रेरकीय अभिक्रिया पथ का जो देहली ऊर्जा स्तर है वो कम होगा किससे? अनुत्प्रेरकीय देहली ऊर्जा स्तर से कम होगा, पहली चीज। दूसरी, अगर E थ्रेशोल्ड घट गया, ETH घट गया, तो मैं इस ग्राफ को देखना थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ
ये पीली वाली कहानी हटा दे रहा हूँ क्योंकि अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अब हमारे पास यही दो ग्राफ हैं। अब मैं इसमें बाकी पैरामीटर्स आपको यहाँ दिखाता हूँ जिनकी हमें बात करनी है। मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ देहली ऊर्जाएं। तो जब मैंने देहली ऊर्जाएं दिखाई तो ध्यान से देखना, और सक्रियण ऊर्जाएं दिखाई तो देहली ऊर्जाएं तो हमारे पास हैं ही, राइट। अब हम बात कर रहे हैं सक्रियण ऊर्जाओं की। तो जरा सक्रियण ऊर्जाएं देखिए, सफ़ेद रंग से तो हमने दिखाई है अनकैटलाइज्ड, तो दिस इज EA फॉरवर्ड एंड दिस इज EA बैकवर्ड। अब मैं बैंगनी रंग से दिखा रहा हूं आपके सामने कैटलाइज्ड, तो ये कैटलाइज्ड है आपका EA बैकवर्ड कैटलाइज्ड, और इधर वाला हो गया आपके पास EA फॉरवर्ड कैटलाइज्ड। ये हमारी कहानी हो गई। अब ज़रा ध्यान से देखिए, अग्र अभिक्रिया में भी इतना डिफरेंस है और पश्च अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जाओं में भी इतना डिफरेंस है। क्या ये अंतर दोनों जगह बराबर है? यस। तो इसका मतलब है ये अग्र एवं पश्च दोनों अभिक्रियाओं की सक्रियण ऊर्जाओं को घटाता है। क्या पढ़ा हमने कि तीसरी बात हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? एक धनात्मक उत्प्रेरक अर्थात उत्प्रेरक के प्रभाव के कारण एक अग्र एवं पश्च दोनों अभिक्रियाओं की सक्रियण ऊर्जाएं समान मात्रा से घटती हैं या घट जाती हैं। ठीक, उत्प्रेरकीय प्रभाव के कारण या उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण EA फॉरवर्ड और EA बैकवर्ड दोनों कम हो जाती हैं और समान मात्रा से कम हो जाती है। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखना, EA फॉरवर्ड इज ग्रेटर देन EA फॉरवर्ड कैटलिस्ट, पहला। दूसरा क्या लिख सकते हैं, EA बैकवर्ड इज ग्रेटर देन EA बैकवर्ड कैटलाइज्ड, यानी उत्प्रेरकीय अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा से अधिक हैं। और एक और चीज जो हम इन दोनों से ग्राफ के माध्यम से लिख सकते हैं वो ये कि EA फॉरवर्ड माइनस EA फॉरवर्ड कैटलाइज्ड इज इक्वल्स टू EA बैकवर्ड माइनस EA बैकवर्ड कैटलाइज्ड, यानी दोनों समान मात्राओं से घटती हैं। ये हमें इस ग्राफ से देखने को मिलता है। अच्छा, अब हमें पता है कि सक्रियण ऊर्जाएं अगर घट गई तो इसका मतलब हो गया कि K बढ़ गया होगा, और K बढ़ गया तो अभिक्रिया की दर बढ़ गई होगी। तो अगली जो कहानी है वो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, सक्रियण ऊर्जाओं के घटने की वजह से K में वृद्धि होगी, राइट। तो अर्थात अग्र एवं पश्च अभिक्रियाओं के दर नियतांक के रेट कांस्टेंट, दर नियतांक कौन कौन, KF एवं KB, में समान रूप से वृद्धि हो जाएगी। समान मात्रा से अगर घट गई तो समान रूप से वृद्धि होती है। भाई सक्रियण ऊर्जाएं घट गई तो K बढ़ेगा और K समान रूप से बढ़ेगा। आइए इसे भी आर्यनीय समीकरण से हम समझ सकते हैं कैसे। मैंने मान लीजिए लिखा K फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू A फॉरवर्ड e की पावर माइनस EA फॉरवर्ड अपॉन RT। फिर ये तो फॉरवर्ड के लिए लिखा K फॉरवर्ड कैटलिस्ट इज इक्वल्स टू A फॉरवर्ड e की पावर माइनस EA फॉरवर्ड कैटलिस्ट अपॉन RT। ये फॉरवर्ड के लिए लिखा, डिवाइड किया K फॉरवर्ड अपॉन K फॉरवर्ड कैटलिस्ट इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस कॉमन EA फॉरवर्ड माइनस EA फॉरवर्ड कैटलिस्ट अपॉन RT। ये इक्वेशन 1 दे दिया। अब हम लिख रहे हैं बैकवर्ड के लिए, तो बैकवर्ड के लिए आया K बैकवर्ड इज इक्वल्स टू A बैकवर्ड e की पावर माइनस EA बैकवर्ड अपॉन RT। कैटलिस्ट वाला लिखेंगे तो K बैकवर्ड कैटलिस्ट इज इक्वल्स टू A बैकवर्ड e की पावर माइनस EA बैकवर्ड कैटलिस्ट अपॉन RT। इन दोनों को फिर से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया K बैकवर्ड अपॉन K बैकवर्ड कैटलिस्ट
इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस ई ए बैकवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड कैटलिस्ट अपॉन आर टी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब जरा हम बात कर लें दोनों के रेशो की, राइट। तो राइट हैंड साइड को अगर हम कंपेयर करें तो ये हमें बराबर दिया हुआ है दोनों वैल्यूज़। अगर ये दोनों वैल्यूज़ बराबर है तो इसका मतलब RHS दोनों का बराबर है। तो इक्वेशन 1 और 2 दोनों में RHS अगर बराबर है तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं इक्वेशन 1 और 2 से, क्योंकि RHS बराबर है इसका मतलब LHS भी बराबर होगा। एक बार फिर से बात करें RHS क्यों बराबर है, ये ब्रैकेट पर ध्यान दीजिए इक्वेशन 1 में, और इक्वेशन 2 में ये ब्रैकेट पर ध्यान दीजिए। और फिर यहाँ देखिए ये फॉरवर्ड माइनस ये फॉरवर्ड कैटलिस्ट बराबर ये बैकवर्ड माइनस ये बैकवर्ड कैटलिस्ट। ये अंतर, ये ग्राफ में देखिए फॉरवर्ड माइनस फॉरवर्ड कैटलिस्ट, ये फॉरवर्ड बैकवर्ड माइनस बैकवर्ड कैटलिस्ट, ये अंतर, दोनों तरफ ये अंतर बराबर है, इसलिए ये वैल्यूज़ बराबर हुई, और बराबर हुई तो RHS आपका इक्वल हो गया। RHS इक्वल तो LHS भी बराबर। और जैसे ही मैंने इन्हें बराबर प्रूफ किया एक चीज़ और मिल गई मुझे। मान लीजिए KB को इधर ले आऊँ और K फॉरवर्ड कैटलिस्ट को इधर ले आऊँ, तो K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड ये मिला, और इधर मिल रहा है K फॉरवर्ड कैटलिस्ट अपॉन K बैकवर्ड कैटलिस्ट, ये मिल रहा है मुझे। अब ज़रा ध्यान से देखिए, ठीक। जब मुझे ये सब मिल रहा है तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड, K फॉरवर्ड अग्र अभिक्रिया दर नियतांक अपॉन पश्च अभिक्रिया दर नियतांक, ये होता है साम्य नियतांक। K फॉरवर्ड कैटलिस्ट अपॉन K बैकवर्ड कैटलिस्ट, तो ये हो गया K इक्विलिब्रियम कैटलिस्ट की उपस्थिति में, अर्थात उत्प्रेरक अभिक्रिया के साम्य नियतांक को प्रभावित नहीं करता है। तो ये अगला पॉइंट, समान रूप से वृद्धि होती है, ये तो हमने यहाँ प्रूफ किया। और जब हमने ये प्रूफ किया तो हमें एक चीज़ और मिल गई, क्या, उत्प्रेरक की उपस्थिति, उत्प्रेरक की उपस्थिति अभिक्रिया के साम्य नियतांक के इक्विलिब्रियम को प्रभावित नहीं करती है। और जब हमने ये पढ़ लिया कि इक्विलिब्रियम प्रभावित नहीं होता, राइट, ये हमारी चीजें आ गई। एक चीज और देखिए, उत्प्रेरकीय अभिक्रिया और अनुत्प्रेरकीय अभिक्रिया दोनों में अभिकर्मक और उत्पाद समान है, इसका मतलब डेल्टा H भी अप्रभावित रहेगा। तो एक और पॉइंट, डेल्टा H ऑफ रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट और रिमेन्स अनअफेक्टेड, अप्रभावित, राइट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण ये भी क्या रहता है, अप्रभावित रहता है। इस तरह की बात हमारे पास आ गई। तो ये हमारे उत्प्रेरक के प्रभाव हो गए, अलग अलग चीज हो गई। कभी कभी सवाल पूछा जाता है उत्प्रेरक अभिक्रिया की कार्यविधि बदल देता है। वो स्टेटमेंट थ्योरेटिकली अगर आप देखें स्ट्रिक्ट ग्राउंड्स पर तो गलत है। उत्प्रेरक अभिक्रिया को एक अन्य कार्यविधि से संपन्न कराता है। इस कार्यविधि में कुछ भी नहीं है, ठीक, यानी उत्प्रेरक ने एक नया रास्ता बना दिया, सुरंग बना दी, पहाड़ जहां का जहां है। इसका मतलब जो ओल्ड आपकी कार्यविधि थी या मैकेनिज्म थी वो यथावत है, एक नई कार्यविधि है जिसमें हमें कम ऊर्जा का सक्रिय संकुल मिल रहा है, उससे भी संपन्न कराता है। तो कुछ अणु तो अभी भी इससे अभिक्रिया कर रहे होंगे, और बहुत सारे अणु जो इससे अभिक्रिया नहीं कर पा रहे थे वो अब इस कार्यविधि से अभिक्रिया कर रहे होंगे। तो उत्पाद में बदलने वाले अभिकर्मक अणुओं की संख्या बढ़ गई, अर्थात दर बढ़ गई, और दर बढ़ गई तो यही सारी चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी। ये हो गया उत्प्रेरक। अब उत्प्रेरक की और भी बहुत सारी बातें हैं जो उत्प्रेरक की थ्योरी से संबंधित है, वो हम बच्चों सरफेस केमिस्ट्री में डिटेल में बात करते हैं उनकी। जैसे ऐसा नहीं है कि यदि पदार्थ X अभिक्रिया फर्स्ट के लिए उत्प्रेरक है तो वो अभिक्रिया 2 के लिए भी होगा, राइट। हो सकता है अभिक्रिया 2 के लिए वो अवरोधक हो या अभिक्रिया विष हो सकता है पदार्थ X कई प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए उत्प्रेरक हो लेकिन एक पर्टिकुलर अभिक्रिया के लिए अवरोधक की तरह काम करे। तो किसी अभिक्रिया का उत्प्रेरक कौन होगा ये बिल्कुल उसका विशिष्ट गुणधर्म है, यानी किसी पदार्थ का किसी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक होना या हो पाना ये अभिक्रिया का अत्यंत विशिष्ट गुणधर्म है। ये एक सबसे आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात
हम लोग को उत्प्रेरक में लिख लेनी चाहिए। तो ये हमारी कहानी हो गई उत्प्रेरक की बात। अब इस पर सवाल कैसा आता है उसके बारे में बात करते हैं। तो आइए चलो एक सवाल देखते हैं इसका। सबसे पहले सवाल तो आते हैं सक्रियण ऊर्जाओं पर आधारित, बहुत आसान सवाल, जरा ध्यान से देखना। एक अभिक्रिया है जिसकी अग्र अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा का मान है 40 किलो जूल पर मोल, ठीक। और इस अभिक्रिया का जो डेल्टा एच है वो है -80। यदि उत्प्रेरक Ea को 20 किलो जूल प्रति मोल से घटाता हो। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक करें और शेयर करें। शेयर करने से ये वीडियोस ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच पाएंगे। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अगर इसी तरह से लाइक और शेयर करते रहे, राइट, तो हमारी मोशन की पूरी टीम मोटिवेटेड रहेगी ताकि हम और बेहतर से बेहतर वीडियोज़ और कंटेंट आप लोगों तक पहुँचा सकें। तब Ea बैकवर्ड कैटलिस्ट क्या होगा, ये हमसे पूछा है। बहुत आसान सवाल है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पूछना है हमसे, ठीक, सिंपल सॉल्यूशन है। आपको ये पता है कि Ea बैकवर्ड माइनस Ea बैकवर्ड कैटलिस्ट ये आपका 20 है, क्योंकि हमने यहाँ लिखा उत्प्रेरक कितने से घटाता है, 20 से। हमें ये पूछा गया है, ये मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। इन दोनों डाटा से हमें ये मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा एच बराबर हम जानते हैं Ea बैकवर्ड माइनस Ea फॉरवर्ड। अब Ea बैकवर्ड माइनस Ea फॉरवर्ड, तो Ea बैकवर्ड तो हमें नहीं पता, लेकिन Ea फॉरवर्ड हमें पता है -40। तो -80 डेल्टा एच Ea बैकवर्ड -40, राइट। दिस गिव्स अस, सॉरी मैं इसे +80 कर देता हूँ। तो दिस गिव्स अस Ea बैकवर्ड बराबर 120। और जब Ea बैकवर्ड हमें 120 मिल गया तो 120 और Ea बैकवर्ड कैटलिस्ट चाहिए, तो Ea बैकवर्ड कैटलिस्ट इधर लाओ, 20 इधर लाओ, Ea बैकवर्ड कैटलिस्ट हमारा आंसर आ गया कितना, तो Ea बैकवर्ड कैटलिस्ट बराबर 100। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्टिवेशन एनर्जी। और क्या सवाल आते हैं उनको देखते हैं। यदि एक कैटलिस्ट Ea को 20 किलो कैलोरी पर मोल से घटाता हो, तब 400 केल्विन पर कैटलाइज्ड अभिक्रिया की दर किस ताप पर अनकैटलाइज्ड अनुत्प्रेरकीय जिसमें उत्प्रेरक अनुपस्थित हो, अनकैटलाइज्ड अभिक्रिया की दर के समान होगी। पहले हम सवाल समझते हैं फिर इसे सॉल्व करेंगे। ये बोल रहा है कि कैटलिस्ट Ea को 20 से घटाता है। इसका मतलब अगर हम फॉरवर्ड की बात करें तो Ea फॉरवर्ड माइनस Ea फॉरवर्ड कैटलिस्ट बराबर कितना आएगा, 20 किलो कैलोरी पर मोल। ये तो हमारी पहली जानकारी है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है कि कैटलाइज्ड अभिक्रिया, उत्प्रेरक की उपस्थिति वाली अभिक्रिया हमें 400 केल्विन पर करानी है। किस तापमान पर उत्प्रेरक की अनुपस्थिति वाली अभिक्रिया की दर के समान होगी। यानी हम क्या बोल रहे हैं कि K फॉरवर्ड किस तापमान का बराबर होगा, K फॉरवर्ड कैटलिस्ट ऑफ 400 केल्विन। ये हमें बोलना है, यानी हमें ये T कैलकुलेट करना है। अब जरा हम लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा A फॉरवर्ड e की पावर माइनस Ea फॉरवर्ड अपॉन RT, एंड दिस शुड बी इक्वल टू A फॉरवर्ड e की पावर माइनस Ea फॉरवर्ड कैटलिस्ट अपॉन 400R। ये तापमान हमें दिया हुआ है। A फॉरवर्ड ये चर घातांक के नियतांक है, ये कांस्टेंट रहेगा, कैटलिस्ट से इसे प्रभावित नहीं होता है। अब हमने इन दोनों को बराबर कर दिया
तो दोनों तरफ ई ए की पावर है, तो इसलिए मैंने इन दोनों को डायरेक्टली बराबर कर दिया। ई ए फॉरवर्ड अपॉन आर टी इज इक्वल्स टू माइनस ई ए फॉरवर्ड कैटलिस्ट अपॉन 400 आर। आपका आर कैंसिल हो गया। अब हमें टी कैलकुलेट करना है, ठीक। तो इस तरह की बात हम लोग लिख रहे होंगे यहाँ पर। अब जब हमें टी कैलकुलेट करना है तो आइए सॉल्व कर लेते हैं, राइट। हमें ये चीज़ें मैनेज करनी है। जब हमें चीज़ें मैनेज करनी है तो अब इसे सॉल्व कर रहे होंगे, तो यहाँ पर हम लेकर आते हैं ये फॉरवर्ड कैटलिस्ट अपॉन ये बैकवर्ड कैटलिस्ट, या हम एक काम करते हैं बराबर नहीं करके इनका रेशो लेकर इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो के फॉरवर्ड एट टेम्परेचर टी अपॉन के फॉरवर्ड कैटलिस्ट एट 400, राइट। इस तरह की बात हमारे पास हो जाएगी और अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो अगर कोई भी एक ई एफ हमें निकालनी होगी तो ये निकाल लेंगे और यहाँ से वैल्यूज़ हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक। तो इस तरह की बात है। इसी में अगर मान लीजिए हमें ये तापमान दे दिया जाए, जैसे 600 केल्विन हमें दे दिया जाए, ठीक। अब अगर हमें ये 600 दे दिया तो ई ए का मान पूछ लिया, तो मान लीजिए मैंने 600 देकर एक नया सवाल डेवलप किया और यहाँ से ई ए, तो मैं क्या लिखूँगा, ई ए फॉरवर्ड अपॉन 600 इज इक्वल्स टू माइनस ई ए फॉरवर्ड कैटलिस्ट अपॉन 400। ये हमने सॉल्व कर लिया, ये कर लिया। अब यहाँ से मान लो मुझे ई एफ पूछा है, ई एफ पूछा है, तो ई एफ कैटलिस्ट को रख दीजिए, माइनस माइनस कैंसिल, तो ई एफ अपॉन 6 और ई एफ कैटलिस्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई एफ प्लस ई एफ माइनस 20 अपॉन 4। सॉल्व कर लेंगे इसे, तो ये हो जाएगा 4 ई एफ इज इक्वल्स टू 6 ई एफ माइनस 120। तो 2 टाइम्स ऑफ ई एफ बराबर 120 और ई एफ बराबर 60। इस तरह का हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों ये इस तरह के सवाल हमारे पास उत्प्रेरक पर आधारित सवाल आ सकते हैं, जिसकी बात हमें करनी चाहिए और जिस पर सवाल बनाए जा सकते हैं। आसान सवाल हैं, कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, हम इन्हें डील कर सकते हैं। सो ये हो गया आपके अभिक्रियाओं की दरों पर उत्प्रेरक का प्रभाव। एक बार फिर से क्विक रिवीजन करता हूँ। के इक्विलिब्रियम, डेल्टा एच, ऐसे कोई पैरामीटर उत्प्रेरक की उपस्थिति से नहीं बदलते हैं। केवल क्या बदलता है, तो सक्रियण ऊर्जा घटती है, इसलिए के फॉरवर्ड अभिक्रिया के दर नियतांक बदल जाते हैं। अग्र एवं पश्च दोनों दर नियतांक समान रूप से बदलते हैं, यानी अगर ई ए फॉरवर्ड 20 से घटा है तो ये बैकवर्ड भी 20 से घटेगा। इसका मतलब परसेंट चेंज के में समान आएंगे, के में परसेंट चेंज समान आएंगे तो अग्र एवं पश्च अभिक्रिया दोनों की दर समान रूप से बढ़ेगी। साम्य नियतांक तो नहीं बदलता, लेकिन दरें बढ़ने की वजह से साम्य प्राप्त होने में लगने वाला समय घट जाता है, राइट। वो समय आपके पास कम लगता है। इस तरह की बात हम लोग कर रहे होंगे। इस पर एक बहुत खूबसूरत सवाल जेईई एडवांस में आया था, आइए उसकी बात करते हैं हम लोग। सवाल ये था कि आपके पास अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग है, अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग हेबर्स प्रोसेस से होता है और हम सबको पता है इसका डेल्टा एच लेस देन 0 होता है। रासायनिक साम्य और बलगतिकी दोनों का मिक्सचर था। उन्होंने कहा कि किसी तापमान T पर परसेंट यील्ड, प्रतिशत लब्धि ऑफ अमोनिया, राइट, समय के साथ हमें कुछ ऐसे मिल रही है। आप परसेंट यील्ड ऑफ अमोनिया भी बोल सकते हैं और कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया भी बोल सकते हैं। ये तापमान T1 पर है। तब ताप T2 जो कि T1 से बड़ा है पर परसेंट यील्ड कैसी होगी, 4 अलग अलग ग्राफ बनाए हुए थे। मैं ऑप्शन वाले ग्राफ यहाँ बना दे रहा हूँ, फिर हम इन्हें चुनेंगे कि किस तरह से। तो ऑप्शन ए में ग्राफ था, मैं अब T1 वाला जो है वो डॉटेड बना रहा हूं। तो ये तो हमारे T1 वाले ग्राफ हो गए। मैं पहले सारी ऑप्शन हो के T1 वाले ग्राफ बना दे रहा हूं। डी में नन। ये सब ग्राफ T1 वाले हैं, T2 वाला ग्राफ। सो दिस इज फॉर T1, दिस इज फॉर T2।
आप चाहें तो एक ग्राफ और बना सकते हैं। सही ग्राफ आपको चुनना है, ठीक। टेम्परेचर इफेक्ट से सिंपल, फिर इसी पे एक एडवांस और सवाल जो कि कैटलिस्ट के इफेक्ट को। तापमान बढ़ा हुआ है, ऊष्माक्षेपी आपकी अभिक्रियाएं हैं। अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अगर एक्सोथर्मिक है और टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया है, तो सबसे पहला सवाल तो ली शैतलिए से, जो हम रासायनिक साम्य में पढ़ते हैं ली शैतलिए के सिद्धांत से, कि अगर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया डेल्टा H नेगेटिव है, डेल्टा T पॉजिटिव है, तो तीनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आए, इसलिए डेल्टा के इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए, नेगेटिव। इसका मतलब के इक्विलिब्रियम क्या हो जाना चाहिए, घट जाना चाहिए। के इक्विलिब्रियम घट गया, इसका मतलब उत्पादों का प्रतिशत घट जाएगा, और उत्पादों का प्रतिशत घट गया तो अर्थात प्रतिशत यील्ड घट जाएगी। इसका मतलब रासायनिक साम्य से हमें पता लग रहा है कि या तो ये ऑप्शन सही हो सकता है या ये ऑप्शन सही हो सकता है। बी और डी हमारे स्ट्रेट अवे गलत हो गए। पर अब हम कंफ्यूज हो गए कि यार ये क्या है और ये क्या है, यहाँ तो लगातार घटता हुआ आ रहा है। अब इसमें आती है काइनेटिक्स। तो काइनेटिक्स में क्या बोलते हैं कि अगर आपने रेट टेम्परेचर बढ़ाया है तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ डेल्टा एच के हमेशा बढ़ता है। के मतलब रेट कांस्टेंट हमेशा बढ़ता है। इसका मतलब है कि दर तो बड़ी होगी। अब दर बड़ी होगी तो फिर ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो फिर ये क्यों नहीं, या ये तो नहीं हो सकता, तो ये नीचे कैसे आ गया। तो इसमें यही सिद्धांत है कि शुरुआती दौर में आपको अमोनिया ज़्यादा बनता हुआ नजर आएगा, यानी आपको फील होगा कि अधिक तापमान पर अभिक्रिया कराने से अब हमें उत्पाद की प्रतिशत मात्रा अधिक मिलेगी। लेकिन साम्य प्राप्त होते होते आपको पता लगा कि कम तापमान पर जो मात्रा हमें मिल रही थी अब हमें उससे भी कम मात्रा मिली है। ड्यू टू दिस ली शातलिए सिद्धांत की वजह से साम्य नियतांक घट गया होगा, और घट गया होगा तो उत्पादों का प्रतिशत मात्रा घट गई होगी, राइट। अब इसी को कैटलिस्ट पर जोड़ा जा सकता है कि अगर हमने उत्प्रेरक इसमें डाल दिया तो इसकी प्रतिशत यील्ड जब बढ़ रही होगी तो वो किस वजह से बढ़ रही होगी, राइट। तो आपने उत्प्रेरक इस हिसाब से डाला कि यहां पर साम्य नियतांक तो सेम है लेकिन तापमान अलग अलग है। कम तापमान अगर हुआ, राइट, आपने तापमान वो एडजस्ट किया जिससे कैटलिस्ट की रेट और अनकैटलाइज रिएक्शन की रेट बराबर है, तब क्या होगा। तो आपको पता है कि जब रेट बराबर है तो शुरुआत में प्रतिशत यील्ड हमें बराबर मिलेगी, यानी हम इसी लाइन पर चल रहे होंगे लगभग बराबर। लेकिन क्योंकि कैटलिस्ट का तापमान कम है, तो ये बराबर जाते जाते अल्टीमेटली हमें अधिक यील्ड दे देगा। क्यों? क्योंकि T1 डैश इज लेस देन T1, ठीक। तो इस तरह का एक क्वेश्चन इस पर डिजाइन किया जा सकता है, और जो आ सकता है ये कहानी है हमारे पास कि यदि 400 केल्विन पर अनकैटलाइज्ड रिएक्शन की यील्ड 80% है, तब 300 केल्विन पर कैटलाइज्ड रिएक्शन की यील्ड कितनी होगी। तो हो सकता है वो 80% से ज़्यादा हो यदि दरें प्रारंभ में बराबर थी। हो सकता है हमने तापमान अधिक कम रखा हो तो इसलिए हमारी जो दरें हैं वो कम हो गई हो, यानी हमें ग्राफ कैटलिस्ट वाला ऐसा भी मिल सकता था या ऐसा भी मिल सकता था, ठीक। वो हमारा निर्भर करेगा कि हमने किस तापमान पर कार्य किया है, ठीक। तो जब भी तापमान बढ़ाकर बात करेंगे तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ये हो गया। और अगर मैं इसमें कैटलिस्ट वाली बात करूं तो कैटलिस्ट में लाइन हमेशा या तो नीचे चलेगी या इसके बराबर चलेगी, कभी भी ऊपर नहीं चलेगी, और लेकिन वो खत्म ऊपर या बराबर होगी, ठीक। तो ये दिस इज टी कैटलिस्ट विच इज लेस देन T1। T1 से छोटा, इसलिए शुरुआत में दर हमें थोड़ी कम मिल रही है, हो सकता है बराबर मिल जाए, ठीक। बराबर से कभी ज़्यादा नहीं मिलेगी अगर ये कंडीशन है, लेकिन यील्ड हमें ज़्यादा मिल जाएगी क्योंकि कैटलिस्ट हमने डाल दिया है। सो ये कैटलिस्ट की पूरी कहानी हो गई, राइट। इसके बारे में आइए हम और आगे के बारे में बात करेंगे, ठीक। बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है और आप मेरे और कोई वीडियो देखना चाहते हैं या मोशन के किसी और एक्सपर्ट फैकल्टी टीम के वीडियोस आप देखना चाहते हैं
तो आज ही कॉल करें 18002121 799।